अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सिरपराचा और जो टॉपिक हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एग। इससे पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को डिस्कस कर चुका हूँ पूरी तरह, फर्टिलाइजेशन को, एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म को, और एक दो टॉपिक हैं जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, वो टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एग को डिस्कस नहीं किया था, तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ एग डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी डायग्राम मतलब स्क्रीन पर आपको एक एग की डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये जो एग है ये एक सी अर्चन का है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इस एग में आप देख रहे होंगे कई स्पर्म पेनिट्रेट किए हैं, बट सारे के सारे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेंगे। ये जो बाहर आपको येलो सी लेयर नज़र आ रही है, ठीक है, येलो लेयर, दैट इज़ जेली लेयर, ये एग जेली है। और उस येलो लेयर के अंदर आपको रेड लेयर नज़र आ रही होगी, डार्क रेड लेयर। मैं इस तरह जूम करता हूँ उसे, ये डार्क रेड लेयर आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ वेटलाइन इन्वेलप। और उसके अंदर वाली ये वाली लेयर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन अंदर साइटोप्लाज्म है एग का, उस एग के साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस। लेकिन एग के साइटोप्लाज्म में मतलब जो उसका कॉर्टिकल एरिया है जो मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे है, उसमें कई छोटे छोटे आपको दाने से नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कॉर्टिकल क्या है? ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये सारी लेबलिंग आप देख सकते हैं। वेटलाइन एनवेलप, एग जेली सबसे बाहर, उसके अंदर वेटलाइन एनवेलप, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, देन उसके अंदर साइटोप्लाज्म में कॉर्टिकल पोर्शन जिसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह, ये सारा कुछ क्या मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि स्पर्म जो हैं वो जेली को पास करके वेटलाइन एनवेलप तक क्या है पहुँचे हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ एग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो इनक्लोजिंग साइटोप्लाज्म को जो इनक्लोज करती है, दैट इज़ एग सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन मस्ट बी कैपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। मतलब इस मेम्ब्रेन को इस तरह का होना चाहिए कि जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या कर सके, फ्यूज़ कर सके। मतलब बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है, बस ये फ्यूजन साइट बना सकती है या जो फर्टिलाइजेशन कोन है वो बना सकती है। ठीक है, और साथ ही इसके पास वो माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, जो कि स्पर्म के मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसकी एंट्री के लिए रास्ता बनाते हैं। एंड मस्ट रेगुलेट द फ्लो ऑफ सर्टन आइंस। हाँ, ये ब्लॉक जो फास्ट ब्लॉक होता है पॉलीस्पर्मी को, मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म को रोकने के लिए जो ब्लॉक होता है उसमें ये जो क्या कहते हैं आइंस की मूवमेंट को यूज़ करते हैं, फास्ट ब्लॉक यानी कि एक्शन पोटेंशियल लाने के लिए। तो मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की है कि स्पर्म को अलाउ करेगी कि उसकी मेम्ब्रेन इसकी मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए। और दूसरा, बाकी जो नेचुरल सेल वाल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी तरह ये आयंस की कंसंट्रेशन को भी क्या करे, मेंटेन करे। ठीक है, मतलब जो बाकी सेलों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वेटलाइन एनवेलप, वेटलाइन एनवेलप आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, दैट फॉर्म अ फाइब्रस मैट अराउंड द एग, जो एग के बाहर एक फाइब्रस मैट बनाता है, इज़ ऑफन इन्वॉल्व इन द स्पर्म एग रेकोगनाइजेशन, और ये स्पर्म और एग को रेकोगनाइज करने में भी क्या करता है, मदद देता है। ठीक है, जिस तरह हम ये आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर ये फाइब्रस मैट की बनी हुई डार्क क्रैक क्या रेड क्या वेटलाइन इन्वेलप है। जो वेटलाइन इन्वेलप है उसके साथ देख सकते हैं स्पर्म अटैच हो रहे हैं। इट मीन ये स्पर्म एग रेकोगनाइजेशन जो है उसमें क्या करती है, रोल प्ले करती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ सप्लीमेंटेड बाय एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। नीचे से जो मेम्ब्रेन की ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो भी इसके साथ क्या होती है, अटैच होती है। एंड वो जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वो एक प्रोटीनियस पोस्ट बनाती है जो कि वेटलाइन एनवेलप को क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़ के रखती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो एग की वेटलाइन एनवेलप है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान कुछ प्रोटीनियस मटेरियल है जो कि वेटलाइन एनवेलप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या कर सकती है, जोड़ के रख सकती है। और उस प्रोटीनियस मटेरियल को हम पोस्ट कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, वेटलाइन एनवेलप इज एसेंशियल फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ स्पर्म। और वेटलाइन एनवेलप ये भी डिसाइड करती है या ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो स्पर्म बाइंड हो रहा है वो अपनी स्पीशी का है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जी, मैनी टाइप ऑफ एग्स आल्सो हैव अ लेयर ऑफ एग जेली। कईयों के बाहर एग जेली होती है आउटसाइड द वेटलाइन एनवेलप।
और ये ग्लाइकोप्रोटीन मैशवर्क है, कैन हैव न्यूमरस फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, बट मोस्ट कॉमनली इट इज़ यूज्ड आइदर टू अट्रैक्ट और एक्टिव स्पर्म। ये दो काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो स्पर्म कहीं दूर मौजूद है, क्योंकि सी अर्चन वगैरह में ये उनमें होती है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये जो जेली है ये केमिकल सिक्रिएट करती है पानी में, जिसे रिसेक्ट कहते हैं, और उस रिसेक्ट केमिकल को स्पर्म फॉलो करते हुए जेली तक क्या होता है, आ जाता है। तो मतलब ये सेल को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये साथ ही उसे एक्टिवेट करने के लिए केमिकल रिलीज करेगी। ये जेली का फंक्शन है, ठीक है। द एग देन is a cell specialized for receiving sperm and initiating development। तो लिहाजा एक एग एक ऐसा सेल है जो कि स्पर्म को रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, कि वो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, और उसकी जो वेटलाइन एनवेलप है वो उसे रिकॉग्नाइज करके बाइंड भी करेगी, और जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसके साथ फ्यूज़ भी होने के लिए बनी है, ठीक है। तो ये फिर वो सेल है जिससे सेल को मतलब वो रिसीव कर सकता है स्पेशलाइज ये सेल स्पर्म को, और साथ ही डेवलपमेंट प्रोसेस भी क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। अब देखिए ये आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रही है, ज़रा गौर से देखिए ये लेफ़्ट वाली डायग्राम को मैं इसे बड़ा करता हूँ। सबसे अंदर वाली चीज़ जो ये आपको नज़र आ रही है, ये सारी की सारी, दैट इज़ ओवम, मीन टू से ये एग है, ठीक है। और इसके बाहर जो ये सारा का सारा मटेरियल है दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ठीक है। और उसके बीच में गैप भी है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और एग के दरमियान है, ठीक है। ये सारा कुछ मेमेलियन एग से रिलेटेड दिखाया जा रहा है। मतलब पहले हमने सी अर्चन एग देखा जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और वो मॉडिफाइड होता है फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम एक मेमेलियन एग को देखेंगे जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, मॉडिफाइड है। अब देखिए ज़रा, इसमें सबसे पहले जोना पेलिसीड है। मेमेलियन एग जो होता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप जो होती है वो सेपरेट होती है और थिक मैट्रिक्स है जिसे क्या कहते हैं, जोना पेलिसीडा, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं इसे जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये वाला एरिया आपको खाली नज़र आएगा, ये वाला एरिया। तो ये खाली एरिया क्या है, एक जगह है किसके दरमियान, एग की सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाले मटेरियल के दरमियान, और इस जगह को क्या कहते हैं, जोना प्लिसीडा कहते हैं। ये एग को अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के साथ क्या करता है, अटैच रखवाता है, और मतलब बाहर वाले जो उसके क्लोम्यूलस वगैरह हैं उसको। फिर जो उसके बाद क्यूम्यूलस। अब क्यूम्यूलस क्या है, मेमेलियन एग जोन्स है इज़ आल्सो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल कॉल्ड क्यूम्यूलस। यानी कि जो मैमल का एग होता है उसके गिर्द सी अर्चन की तरह जेली तो नहीं होती, हाँ उसके गिर्द कुछ सेलों की लेयर होती है। एक्चुअली ये सेलों की लेयर फॉलिकल से ड्राइव हुई हुई है। आप जानते हैं मैमल की जो ओवरी है उसमें फॉलिकल सेल बनते हैं, फॉलिकुलर सेल, जिसके अंदर ओवम मैच्योर होता है, और जब ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होती है, तो अपने साथ ये कुछ फॉलिकुलर सेल्स को ले आती है, और वो जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं दे बिकम क्लोम्यूलस। ये क्या बन जाता है, क्यूम्यूलस बन जाता है, क्लोम्यूलस कह रहा हूँ, क्यूम्यूलस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें विच इज़ मेड अप ऑफ द ओवरियन फॉलिकुलर सेल, ये ओवरियन फॉलिकुलर सेल से बने हैं। दैट वर न्यूट्रिटिंग द एग, जो पहले एग को क्या कर रहे थे, न्यूट्रिट कर रहे थे। दैट एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीजिंग फ्रॉम द ओवरी से उसके रिलीज पर, एंड मेमेलियन स्पर्म हैव टू गेट पास दिस सेल टू फर्टिलाइज द एग। तो जो मैमल का स्पर्म है उसे इस कम्यूलस को क्या करना है, पास करना है, और तब जाके वो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। जैसे सी अर्चन का एग था उसने पास करना था जेली को, फिर वेटलाइन एनवेलप को, और फिर फर्टिलाइज करना था। इसी तरह मैमल का जो सेल है उसने पास करना है कम्यूलस को, जोना प्लूसीडा को, और फिर जाके किसके साथ फर्टिलाइज करना है, एग के साथ। फिर उसके बाद ही कोरोना रेडिएटा, जो कम्यूलस की मोस्ट इनर पास्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ज़रा हम पीछे डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम देखें, आपको ये एग नज़र आ रहा होगा, ये एग है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो उनसे इसे क्यूम्यूलस कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है और उसके बीच में एग की मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये एरिया है इसे जोना प्लूसीडा कहते हैं। लेकिन इस क्यूम्यूलस की जो ये इनर मोस्ट लेयर है, मतलब ये वाली लेयर, ये जिसके ऊपर मैं अपने रेड डॉट को चला रहा हूँ, इनर मोस्ट लेयर है, इसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। हम इसको एक और डायग्राम में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें कॉर्टेक्स आ जाता है। अब हम सेल के अंदर आ गए हैं, मतलब एग के अंदर आ गए हैं। पहले हमने बात की एग के एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या कह लें कि एनवेलप ऑफ एग की,
चाहे वो सी अर्चन का एग था, चाहे वो मैमल का एग था। सी अर्चन के एग में मैं आपको याद दिलाता चलूँ, हमने पढ़ा था आउटसाइड एक जेली होती है, ठीक है, इनसाइड वेटलाइन एनवेलप होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म शुरू हो जाता है। इसी तरह मेमेलियन सेल के सबसे बाहर कम्यूलस होता है। कम्यूलस की इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है और उसके अंदर जो एक खाली एरिया होता है या ऐसा एरिया जो कि सेपरेट कर रहा होता है कम्यूलस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसे जोना प्लूसिडा कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसमें भी क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। अब कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल एरिया जो है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। देखें, द लाइनिंग इमीडिएटली बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट एग, जो कि ज़्यादातर एग होते हैं उसके बिल्कुल, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, ठीक है, ज़्यादातर एग की वो थिन लेयर होती है अबाउट 5 माइक्रोमीटर, वो एक जेल लाइक साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होती है। यानी कि उसका साइटोप्लाज्म बहुत विस्कस होता है और कैसा होता है, जेल लाइक होता है। और उसे क्या कहते हैं हम, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। उसमें क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। देखें, द साइटोप्लाज्म इन दिस रीजन इज स्टिफर देन द इंटरनल साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होगा इस रीजन का, कॉर्टिकल रीजन का, वो अंदरूनी साइटोप्लाज्म की निस्बत क्या होता है, स्टिफ होता है, सख्त होता है, मोर विस्कस होता है। और उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन में ग्लोब्यूलर एक्टिन मालिक्यूल होते हैं। एक्टिन छोटे छोटे ग्लोब्यूलर लाइक मालिक्यूल हैं। जब ये पॉलीमराइज होते हैं तो ये लॉन्ग एक्टिन फिलामेंट्स बना देते हैं। इनके पॉलीमराइजेशन में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जैसी प्रोटीन भी रोल प्ले करती है। मतलब कई एक्टिन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और बिल्कुल एक ऐसे जैसे तस्बीह के दानों की तरह क्या होंगे, एक लाइन में जुड़ जाएंगे। और जिस तरह वो तस्बीह की दो लड़ें होती हैं दानों की, उन्हें आप जब ट्विस्ट करते हैं तो बिल्कुल वैसे ये क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी ट्विस्टिंग शो होगी। जैसे कोई मोतियों की माला हो, उसे आप एक साइड से पकड़ें, दूसरी साइड से पकड़ें और उसकी दोनों साइडों को आपस में क्या कर दें, ट्विस्ट कर दें, तो वो एक माइक्रोफिलामेंट बन जाएगा। और ये जो मोती होंगे वो मोती शो कर रहे होंगे ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल को, और उनके ऊपर मज़ीद दो लेयर चढ़ेंगे जिसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन नाम की प्रोटीन आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान ये एक्टिन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं टू फॉर्म लॉन्ग केबल ऑफ एक्टिन नॉन एज माइक्रोफिलामेंट को बनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, माइक्रोविलाई, यानी कि छोटी छोटी आउट ग्रोथ बनती हैं किसके ऊपर, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से छोटी छोटी बाहर की तरफ आउट ग्रोथ उभर के क्या करेगी, शो करेगी, उसे माइक्रोविलाई कहेंगे। द माइक्रोफिलामेंट नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, वो माइक्रोफिलामेंट जो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं नॉर्मली, तो दे आर आल्सो यूज टू एक्सटेंड द सेल सरफेस इनटू स्मॉल प्रोजेक्शन। ये सेल की जो सरफेस होती है यानी कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसे ये बाहर की तरफ निकालते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्शन में, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। एंड विच में एड, जो हेल्प करते होंगे किसको, एंट्री ऑफ स्पर्म को। जी बिल्कुल, माइक्रोविलाई इस तरह स्पर्म को कैप्चर सा करते हैं और फिर उसे फर्टिलाइज करने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। उसके बाद ही लास्ट पे आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे छोटे छोटे वेजिकल्स की बारी, थैलियों की बारी। उन थैलियों को क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कहते हैं। आल्सो विद इन द कॉर्टेक्स आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, कॉर्टेक्स के बिल्कुल अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड गॉल्जी ड्राइव्ड स्ट्रक्चर हैं। जिस तरह गॉल्जी अपरेटस से दूसरे गॉल्जी वेजिकल्स आते हैं ना मेम्ब्रेन की तरफ फ्यूज़ होने के लिए, इसी तरह ये भी गॉल्जी अपरेटस से बन के जो एग की सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ आ जाते हैं फ्यूज़ होने के लिए। और फ्यूज़ तब तक नहीं होते जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती, तो लिहाजा ये तब तक वहाँ पर थैलियों की सूरत में मौजूद होंगे कॉर्टिकल एरिया में, तो इन्हें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कहा जाएगा, ठीक है। द गॉल्जी ड्राइव्ड स्ट्रक्चर है कंटेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इनमें वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। एंड आर दस होमोलोगस टू एक्रोसोमल वेजिकल ऑफ स्पर्म, तो लिहाजा इनका काम भी बिल्कुल वैसी है जैसे स्पर्म के अंदर एक्रोसोमल वेजिकल होता है। अब स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोमल वेजिकल होता है वो फ्यूज़ करके जो स्पर्म और एग के दरमियान लेयर आती है उन्हें डाइजेस्ट करके स्पर्म को मेम्ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। और वो भी गॉल्जी अपरेटस से ही ड्राइव होता है। और इसका भी काम क्या है, ये फ्यूज़ होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एग की मेम्ब्रेन के साथ, और बाहर जो मटेरियल होता है उसे डाइजेस्ट करके फर्टिलाइजेशन एनवेलप बनाने में मदद देता है, ठीक है। तो दोनों का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और दोनों गॉल्जी ऑपरेटर से ड्राइव किए हुए हैं, और दोनों एक साथ एक ही तरह से क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं और बाहर की तरफ अपने मटेरियल को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। दैन मोर ओवर इन एडिशन टू डाइजेस्टिव एंजाइम के अलावा जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है उनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं,
और एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं और हाइलिन प्रोटीन होती हैं। ये क्या करती हैं, जो वेटालाइन इन्वेलप होती है उसको एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मज़ीद स्ट्रॉन्ग या उस वेटालाइन इन्वेलप के नीचे एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक नई इन्वेलप बना देते हैं। कह लें कि वेटालाइन इन्वेलप की तरह वो भी मॉडिफाइड या वेटालाइन इन्वेलप ही मॉडिफाइड हो जाती है और उस नई इन्वेलप को फर्टिलाइजेशन इन्वेलप कहा जाता है, जो कि आप ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं लेक्चर उस पर अपलोड करूँगा। ठीक है, अब ये ज़रा डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपको ये जो स्ट्रक्चर, इतनी जो चीज़ नज़र आ रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, एग की, ये एग का एक छोटा सा कॉर्टिकल पोर्शन काटा हुआ है। ठीक है, ये एग की सेल मेम्ब्रेन है। ये इसकी बाहर की तरफ आउट ग्रोथ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें माइक्रोविलाई कहेंगे। और ये जो एग के साथ साथ अंदर वाली ये मेम्ब्रेन है, दोनों माइक्रोविलाई के दरमियान वो वेटालाइन इन्वेलप है। और ये जो रीजन है ये कॉर्टिकल रीजन है सारे का सारा। और इसमें ये छोटा सा एक जो थैला सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, जिसमें ऐसे रिंग रिंग बने हुए हैं, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है, जो बिल्कुल एग के मेम्ब्रेन के करीब क्या है, पहुंचा हुआ है। तो बेटा यहाँ तक आपके स्ट्रक्चर ऑफ एग थी। तो आप ध्यान में क्लियर रख लें कि एग की स्ट्रक्चर में तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक आउटर इन्वेलप, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक कॉर्टिकल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आउटर इन्वेलप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि सी अर्चन के केस में जेली वेटालाइन इन्वेलप होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि एग के मतलब मैमल के एग के केस में वो क्या होगा, कम्यूलस होगा। इनर लेयर कोरोना रेडिएटा होगी, उसके अंदर जोना प्लूसिडा होगा और फिर एग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एग सेल मेम्ब्रेन के अंदर चाहे वो सी अर्चन है चाहे वो मैमल है, यानी कि मोस्ट ऑफ एग जो होते हैं एनिमल किंगडम के, उनके इनर वाला मतलब बिल्कुल मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो साइटोप्लाज्म है वो मोर विस्कस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यू कैन से दैट एक्टिन फिलामेंट ईटीसी, वो जो उससे ज़्यादा स्टिफर बनाते हैं। और एक्टिन मालिक्यूल जो होते हैं वो ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर वो पॉलीमराइज होते हैं, एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं और वो एक्टिन फिलामेंट एग की मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। और साथ ही कॉर्टिकल रीजन में गोल्जी अपरेटस से ड्राइव शुदा कुछ वैक्यूल होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जो बाद में फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन एनवेलप वगैरह बनाने में क्या करेंगे, मदद देंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप ये चैनल सब्सक्राइब भी करें और वो क्या कहते हैं, बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या किसी किस्म का कोई लेक्चर डिमांड हो कि ये सारा अपलोड कर दें, तो आप वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर तक दूसरा लेक्चर भी उसका चढ़ा दूंगा इसके ऊपर, जो कि रिलेटेड टू ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है। तो आपका ये फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।